नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हीरा मंडी वेब सीरीज को। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें रेहाना को दिखाया जाता है। रेहाना की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम मलिका है, और रेहाना के हाथ में जो बच्चा है वो दरअसल में मलिका का है। और रेहाना आज इस बच्चे को बेचने वाली है क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छी रकम मिल रही है। इसलिए रेहाना जो है वो मलिका के बच्चे को बेच देती है और बदले में रेहाना को ढेर सारी महंगी रकम मिल जाती है। ये बात जब मलिका को मालूम चलती है तो वो रेहाना के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन रेहाना को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रेहाना का मानना ये है कि जो बच्चा है मलिका का वो एक नाजायज बच्चा है और तवायफ का कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो ये सीन यहीं पर कट होता है और अब कहानी जो है वो 25 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम मलिका को देख पाते हैं जो कि अब तवायफों की रानी बन चुकी थी। उसका अपने एरिया में पूरी तरह से दबदबा है। उसकी बेटी भी उससे बुरी तरह से कांपती है और उससे सभी लोग बुरी तरह से डरते हैं। जिसके बाद हम मलिका की बड़ी बेटी बेबो जान को देख पाते हैं, जो कि बली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है। बेबो जान बली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है क्योंकि वो भी एक तवायफ है। जिसके बाद हम मलिका को जुल्फिकार साहब के साथ देख पाते हैं और दोनों के ही एक दूसरे के साथ पुराने बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। तो अब मलिका अपने महल वापस आ जाती है और बली साहब ने बेबो जान के ऊपर जितनी भी दौलत शोहरत लुटाई है वो अपने पास लेने लगती है। लेकिन यहाँ पर मलिका की एक बहन और भी है और मलिका को हमेशा उसके ऊपर शक होता है कि ये उसकी हमेशा रकम वगैरह चुराती रहती है। इसी वजह से उसकी तलाशी भी ली जाती है, लेकिन तलाशी लेने के दौरान तो कुछ भी नहीं निकलता है और वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। लेकिन आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में चोर वही है और जितने भी लोग दौलत शोहरत लुटाते हैं वो उनमें से आधा रख लेती है। इसी वजह से तो मलिका को उसके ऊपर शक होता है। जिसके बाद हम मलिका की छोटी बेटी आलम को देख पाते हैं, जिसे लिखना पसंद है और शायरी करना भी बहुत पसंद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक मोती की माला जो है वो टूटकर बिखर जाती है। अब सभी को मालूम है कि मलिका जो है वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करेगी, और ये बात जब आलम जो है वो मलिका को बताने के लिए जाती है कि उसकी मोती की माला टूट चुकी है, उसमें 100 मोती थे, लेकिन मलिका को बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें 101 मोती थे। इसलिए वो आलम को बहुत चिल्लाती है और वो मोती वापस लाने को कहती है। तब रात को आलम उस एक मोती को ढूंढने के लिए निकलती है और वो उसे ढूंढ भी लेती है। वो ये मोती मलिका को देकर आती है। मलिका इसे देखकर खुश हो जाती है और वो आलम से कहती है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी नत उतराई करवानी पड़ेगी और तुम्हें भी मुजरा और तवायफ बनना पड़ेगा। लेकिन आलम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती है कि वो तवायफ बने, क्योंकि वो लिखना चाहती है और शायरा बनना चाहती है। अगले दिन मलिका इस बात का अनाउंसमेंट जो है वो सारी बेटियों के बीच कर देती है कि उसकी नत उतराई होने वाली है। लेकिन ये बात अपनी छोटी बेटी मतलब कि आलम जो है वो अपनी दोनों बहनों को बताती है कि वो तवायफ नहीं बनना चाहती है। यहाँ पर दोनों बहनें अपनी अपनी मजबूरियां बताती है। बेबो जान को भी यहाँ से निकलना था, लेकिन वो भी नहीं निकल पाई। तो वहीं लज्जो बताती है कि उसे 6 साल की उम्र में उसकी बुआ ने यहाँ पर छोड़ गई थी और अब वो मलिका के साथ ही रहा करती है। और लज्जो को जोरावर नाम के आदमी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहती है और उसी के प्यार में डूबी रहती है, इसलिए हमेशा वो शराब पीती रहती है। अब आगे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम ताज है और वो आज ही विलायत से पढ़कर लौटा है। इसी रात को वो अपने पिता और कुछ लोगों से आजादी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अंग्रेजों की गुलामी उसे पसंद नहीं है, हमारे देश में हम ही को शासन करना चाहिए, ना कि अंग्रेजों को। लेकिन उसकी बात से कोई भी सहमत नहीं था, क्योंकि सभी लोग अंग्रेजों की साइड थे, सिर्फ कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर। अब एक ऑफिसर मलिका के पास आता है। वो मलिका से कहता है कि हमें एक लड़की चाहिए जो कि हमारे दरबार में मुजरा कर सके। लेकिन मलिका उस ऑफिसर से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर हम इसी तरह लड़कियों को भेजने लगे तो हमारा महल तो सूना पड़ जाएगा, इसलिए हम अपनी लड़कियों को कहीं भी नहीं भेजते हैं। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर को ये बात बुरी लग जाती है और वो गुस्से में आग बबूला होकर यहाँ से चला जाता है। रात को वो उस्ताद से कहता है कि मलिका की कमजोरी मुझे चाहिए, हर एक चीज जाननी है, क्योंकि वो उससे बदला लेगा। अब रात को मलिका जो है वो अपनी छोटी बेटी आलम को एक पार्टी में ले जाना चाहती थी, लेकिन आलम जो है वो ऐसी किसी भी जगह पर भी नहीं जाती है। तब यहाँ पर मलिका उसे बताती है कि आज रात नियाजी साहब उस पार्टी में आने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि आलम ने मना कर दिया था इसलिए मलिका उसे अपने साथ नहीं ले जाती है। लेकिन आलम जो है वो नियाजी साहब की बहुत बड़ी फैन है
इसलिए वो मलिका की बग्गी के पीछे बैठ जाती है और चुपचाप उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर कि नियाजी साहब के शेरो शायरी को यहाँ पर आलम जो है वो चुपचाप लिख रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर ताज की नज़र पड़ती है आलम के ऊपर और यहाँ पर ताज को आलम से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो तुरंत ही आलम के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब पार्टी ओवर हो चुकी थी इसलिए सभी के जाने का टाइम भी हो गया था। लेकिन ताज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आलम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आलम तो नहीं मिलती है पर उसकी माँ मलिका मिल जाती है। मलिका यहाँ पर ताज को कहती है कि उसे हीरा मंडी आना चाहिए क्योंकि वहाँ की कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं आलम जो है वो मलिका की बग्गी के पीछे बैठकर वापस भी आ जाती है। लेकिन ये बात अब मलिका को भी मालूम चल चुकी थी कि आलम उसकी बग्गी के पीछे बैठी थी, इसलिए अब यहाँ पर मलिका जो है वो आलम को सजा देने वाली थी। और सजा के तौर पर मलिका जो है वो आलम की सारी किताबों और उसकी डायरी को जला देती है क्योंकि मलिका उनकी माँ कम और रानी साहिबा ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं बेबोजान को और वली साहब के द्वारा यहाँ पर बेबोजान को मालूम चलता है कि शहर में कुछ बागी हैं जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं और धरना भी दे रहे हैं और आज उनकी अंग्रेजों से बैठक है और कहीं ना कहीं शायद आज वो शूट एंड साइट का ऑर्डर देने वाले हैं। अब बेबोजान यहाँ पर आलम के साथ कुछ किताबें खरीदने जाने लगती है क्योंकि मलिका ने उसकी सारी किताब जला दी थी, इसलिए वो एक बुक स्टोर में जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग आलम के लिए कुछ नई बुक खरीदने लगते हैं और यहीं पर बेबोजान जो है वो अपनी एक बुक मांगती है जिसमें कुछ चीजें तो हैं जो कि रहस्यमयी हैं। यहाँ पर बेबोजान आलम से कहती है कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रही है और यहाँ आलम की मुलाकात होती है ताज से। ताज यहाँ पर जब आलम से मिलता है तो आलम भी ताज को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आलम भी ताज को पसंद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेबोजान जो है वो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने के लिए चली जाती है। दरअसल में वो भी एक क्रांतिकारी है और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो यहाँ पर उस आदमी को बताती है कि उसे वली साहब के द्वारा मालूम चला है कि आज शायद वो लोग शूट एंड साइट का ऑर्डर देने वाले हैं, इसलिए उस किताब में बेबोजान ने गन लेकर आई थी और वो गन उसने उस आदमी को दे दी। तो आलम ने बुक खरीद ली थी, लेकिन यहाँ पर आलम ने ना तो ताज को नाम बताया और ना ही जगह बताई कि वो कहाँ पर रहती है और यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी और आलम फंस चुकी थी, इसलिए ताज जो है वो उसका बचाव करता है। यहाँ पर जब ताज को कोई गोली मारने वाला था कि तभी यहाँ पर वही क्रांतिकारी आता है और वो उस अंग्रेज को गोली मार देता है। जिसके बाद वो आलम को देखता है, लेकिन ताज को सिर्फ उसका रुमाल मिलता है और आलम यहाँ से जा चुकी थी। तो पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम फिर से 25 साल पहले पहुंच जाते हैं, जहां पर कि हम रेहाना को देख पाते हैं, जहां पर कि मलिका जो है वो रेहाना के पैर दबा रही थी और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसका जुल्फिकर के साथ चक्कर है और वो उससे कहती है कि जैसे तेरी बेटी को भेज दिया है वैसे ही तुझे भी मैं कहीं पर भेज दूंगी। लेकिन ये सुनने के बाद मलिका रेहाना को एक तकिए से दम घोंटकर उसकी जान ले लेती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जुल्फिकर भी पहुंच जाता है। वो ये सब चीजें देखकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन जुल्फिकर भी मलिका के साथ था। जिसके बाद वो एक प्लानिंग करते हैं और उसे महल में एक जगह पर ले जाते हैं और झूमर से यहाँ पर रेहाना को लटका देते हैं। जुल्फिकर को यहाँ से मलिका जाने को कहती है और खुद जोर जोर से चिल्लाकर रोने की एक्टिंग करने लगती है। तब सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि शायद रेहाना ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इन सब के चलते मलिका को जेल हो जाती है क्योंकि पुलिस वालों ने मलिका को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ मलिका ने किया है, क्योंकि झूमर के नीचे ना तो कोई टेबल था और ना ही कोई कुर्सी। इसलिए अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि मलिका ने ही रेहाना को मारा है। लेकिन तभी यहाँ पर जुल्फिकार आ जाता है और वो अंग्रेजों को ढेर सारा पैसा खिलाकर यहाँ पर मलिका को रिहा करवा लेता है। दूसरी तरफ कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि कर्फ्यू लग चुका था, 4 लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं और रेहाना की मौत को 25 साल हो चुके हैं, इसलिए वो लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर मलिका की एक और बहन है, वो चाहती है कि उसे चाबियां मिल जाए और वो अब यहीं पर रहेगी। लेकिन मलिका साफ मना कर देती है और कहती है कि कोर्ट का केस जब तक हमारे पक्ष में ना आए तब तक वो कुछ भी नहीं कहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लज्जो को, जहाँ पर कि बेबोजान को वो बताती है कि वो जोरावर से बहुत प्यार करती है
और वो हमेशा उसकी नशे में चूर रहती है। लेकिन ये बात बेबोजान को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि जोरावर किसी और लड़की से प्यार करने लगा है, लेकिन इसके बावजूद लज्जो उसी से प्यार कर रही है। जिसके बाद लज्जो जो है वो जोरावर से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है, जहाँ पर कि जोरावर के साथ उसकी मंगेतर भी मौजूद थी। वो उसी से शादी करने वाला था, लेकिन यहाँ पर लज्जो जोरावर से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। लेकिन जोरावर कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो उसी से शादी भी करेगा। और जब जोरावर को मालूम चलता है कि लज्जो ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई है तो वो उसे कैफे से बाहर निकाल देता है। अब आगे हम देखते हैं मलिका यहाँ पर आलम को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि उसकी नतनी उतरवाई होने वाली थी। लेकिन इन सब चीज़ों में यहाँ पर आलम को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और यहीं पर मालूम चलता है कि जोरावर की शादी होने वाली है और जहाँ पर मुजरा करने के लिए लज्जो जाने वाली है, जबकि यहाँ पर बेबोजान साहब मना कर रही थी। इसके बावजूद लज्जो वहाँ पर चली जाती है। तो आज जोरावर की शादी है और यहाँ पर लज्जो आ चुकी थी। उसे मालूम है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करेगी। मुजरा चालू हो जाता है और लज्जो यहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है, लेकिन वो जोरावर से बहुत ज़्यादा अटैच होने लगती है और वो उसे गले भी मिल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जोरावर लज्जो को चाटा मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मलिका आ जाती है। मलिका यहाँ पर जोरावर से कहती है कि जो भी लज्जो ने किया उसके लिए वो माफ़ी मांगती है, लेकिन हाल ही में जो तुमने किया उसके लिए भी तुम्हें लज्जो से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन जोरावर कहता है कि वो एक तवायब से माफ़ी नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर मलिका जो है वो जोरावर के सामने एक सच रिवील करती है और वो कहती है कि तुझे अपने आप के ऊपर बहुत घमंड है, तो मैं तुझे बता दूँ कि तू एक तवायब की औलाद है और वो तवायब मैं हूँ। तुम चाहो तो अपने अब्बू से पूछ लो, तुझे मेरे हाथों से छीन कर लेकर गए थे। जिसके बाद मलिका और लज्जो यहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों ही बग्गी में थे, लेकिन यहाँ पर लज्जो बहुत ज़्यादा शराब पी रही थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तब यहाँ पर वो अचानक ही गिर जाती है और यहाँ पर जब वो गिरती है तो उसका मुंह बग्गी पर टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोगों का बहुत बुरा हाल था और सभी को यहाँ पर एक सीख मिलती है कि वो प्यार ना करे। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है रेहाना की लड़की फरीदन की। वो यहाँ पर मलिका के पास आती है और वो उससे कहती है कि वो अपनी माँ का बदला लेकर जाएगी। वो एक जनाजा में शामिल होने के लिए आई है, लेकिन वो यहाँ से एक और जनाजा उठवा कर जाएगी, ये उसका वादा है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।